नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 2 जून 2020। आइए आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के काला पानी तथा लिपुलेख, कौन से क्षेत्र काला पानी तथा लिपुलेख को अपने मैप में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक वहां की संसद में प्रस्तुत किया है? देखिए, इसका आंसर है नेपाल। नेपाल ने अभी हाल फिलहाल में ही अपना एक नया मैप प्रस्तुत किया था। इस मैप के अनुसार जो भारत के क्षेत्र हैं, जो उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में कुछ ये क्षेत्र है, काला पानी तथा लिपुलेख, इनको नेपाल ने अपने मैप में दर्शाया था तथा उसके बाद अब इन्होंने इस मैप को पास कराने के लिए वहाँ की संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। देखिए, यह इशू भारत व नेपाल के बीच में काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और इसको एक बार समझना ज़रूरी है। ये देखते हैं एक्चुअली में ये इशू है क्या। देखिए, ये इशू की शुरुआत होती है 1816 में। 1816 में सुगौली की ट्रीटी हुई थी। कौन सी ट्रीटी? सुगौली की। ये ट्रीटी हुई थी किंगडम ऑफ नेपाल और अंग्रेजी सरकार के बीच में। उस समय भारत पे राज किसका था? अंग्रेजी सरकार। उस ट्रीटी के अनुसार भारत व नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया। कौन सी ट्रीटी के अनुसार? सुगौली ट्रीटी के अनुसार 1816 में। उसके अनुसार क्या हुआ, जो महाकाली रिवर है वो, इसका जो पूर्वी भाग है वो नेपाल का क्षेत्र रहेगा और इसका जो पश्चिमी भाग है वो किसका क्षेत्र रहेगा? इंडिया का क्षेत्र रहेगा। अब जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र है वहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ये पिथौरागढ़ वाला, उत्तराखंड वाला एरिया आता है लिपुलेख के पास में, वहाँ पे इशू शुरू हो जाता है। इशू क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि इससे ऊपर जो महाकाली रिवर है ना, इसकी दो धाराएं बह कर आती हैं और ये दोनों मिलकर एक धारा बना देती हैं। अब ये जो ऊपर वाली दोनों धाराएं हैं ना, इनके जो बीच वाला क्षेत्र है, देखिए ये मैं पेन से आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र है, इसको लेकर इशू है। अभी इशू क्यों है? इशू इसलिए है क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि जो महाकाली रिवर है उसकी मुख्य धारा कौन सी है। भारत के अनुसार जो ये पूर्वी धारा है, ये महाकाली की मुख्य धारा है, इसलिए ये क्षेत्र भारत के क्षेत्र में आएगा। किसके अनुसार? सुगौली ट्रीटी के अनुसार। लेकिन नेपाल बोलता है कि जो पश्चिमी धारा है इसकी, महाकाली की, ये मुख्य धारा है और इसलिए ये क्षेत्र ये नेपाल के अंतर्गत आएगा। इसलिए यह जो इशू है ये विवादास्पद है। लेकिन 1860 में अंग्रेजों ने अपना एक मैप प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार वो मैप अभी भी अवेलेबल है। ये वाला क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने भारत के क्षेत्र में दिखाया था और 1990 तक नेपाल ने कभी भी ऐसा इस इशू पर कभी भी अपना कंसर्न रेज नहीं किया था। लेकिन अभी जैसे भारत ने, बीआरओ ने, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सड़क का निर्माण किया, यहाँ पे 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था ताकि उत्तराखंड राज्य को लिपुलेख पास से जोड़ा जा सके। और उसके बाद जो कनेक्टिविटी थी तिब्बत तक डायरेक्ट हो गई थी, जिससे जो मानसरोवर यात्री थे उनका यात्रा का टाइम 5 दिन से घटकर 3 दिन आ गया था। 80 किलोमीटर का जैसे रोड बनाया तो नेपाल ने अपना कंसर्न रेज किया और उन्होंने यह बोला था कि उनकी सॉवरेनिटी का हनन हो रहा है। पहले भी ऐसा करते रहते थे, वो रेज किया था पिछले 20 से 30 सालों में। 1990 के बाद जनरली ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है तो वो अपना कंसर्न रेज करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है उससे जो भारत व नेपाल के रिश्तों के बीच में कड़वाहट आने की संभावना है। अरे मैं होप करता हूँ कि आपको ये इशू समझ में आ गया। मेन क्या है, महाकाली रिवर है, ये इसका क्या सीमा निर्धारण है भारत व नेपाल के बीच में। लेकिन उत्तराखंड राज्य में इसकी दो धाराएं आकर नीचे मिलकर महाकाली रिवर का निर्माण करते हैं। अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मेन धारा कौन सी है। दोनों देशों के अनुसार अलग अलग धाराएं हैं, जिससे ये बीच वाला क्षेत्र ये क्या विवादास्पद। और यहीं पे क्या पड़ता है? यहीं पे लिपुलेख पड़ता है। लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्टिविटी देता है और काला पानी क्षेत्र व दूसरे क्षेत्र भी यहीं पे पड़ते हैं। यही विवादास्पद क्षेत्र है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? कब? 30 मई को। गोवा ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए, कौन सा राज्य कब कब सेटअप किया गया उसको एक बार देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को जब पारित करा गया उस समय भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे।
राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो राज्य हैं उनको 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन बाद में राज्यों का पुनर्गठन करके 1956 में 14 राज्य बनाए गए थे और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 ही कैटेगरी रखी गई थी। अब उसके बाद जो 15वां राज्य कौन सा बना था? गुजरात। गुजरात को महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया था और 1960 में 15वां राज्य बनाया गया। उसके बाद 16वां राज्य बना नागालैंड। कब बना? 1963 में। 17वां राज्य बना हरियाणा। हिंदी भाषी जो क्षेत्र था पंजाब के अंतर्गत आने वाला, उसको अलग कर दिया गया था और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा नाम दिया गया था। कब ये बना? 1966। नंबर कौन सा था? 17वां। 18वां जो स्टेट बना था वो था हिमाचल प्रदेश। देखिए जो पंजाब था, पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको 1966 में अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, लेकिन 1971 में उस पहाड़ी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा उसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। 1972 में 3 राज्य बने थे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। आप इससे MMT के नाम से याद रख सकते हैं, MMT। नंबर कौन सा रहेगा? 20, 21, 22। 20वां राज्य कौन सा था? मणिपुर। और 21वां त्रिपुरा, 19वां था मेघालय, मणिपुर 20वां 1972 में और त्रिपुरा 21वां राज्य 1972 में। देखिए ये तीनों, इनको आप याद रख सकते हैं MMT से। 1972 में बने थे। नंबर है इनका 19, 20, 21, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। उसके बाद देखिए सिक्किम। सिक्किम 1975 में बना था। आप इसको ये 1972 से करेक्ट कर लीजिए, 1975 पे ये बाई मिस्टेक लिखा गया। सिक्किम कब बना? 1975 में। देखिए उससे पहले 1975 से पहले जो सिक्किम के पास भी जो इनका कश्मीर जैसा इनके पास प्रिविलेजेस थे, यानी इनका एक अलग से प्रधानमंत्री होता था, अलग से सरकार चलाते थे। बट डिफेंस, कम्युनिकेशन व ट्रांसपोर्ट, संचार वाले जो चीज़ें थी वो भारत सरकार के अंडर में आती थी। और ये जो कश्मीर राज्य था, चाइना ने इनको काफ़ी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और ये एंटी इंडिया स्टैंड लेने लगे थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वहाँ की जो जनता है वहाँ पे रेफरेंडम करवाया और जनमत के द्वारा सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल कर दिया गया था और मोनार्की को समाप्त कर दिया था। कब भारत को में मिला गया था सिक्किम को? 1975 में। और सिक्किम कौन सा राज्य बना था? सिक्किम राज्य बना था 22वां। उसके बाद देखिए 23वां राज्य मणिपुर, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा। गोवा आ गया। 30 मई को ही गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद कर सकते हैं मैग से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तीनों 1987 में बने थे और इनका नंबर है 23, 24, 25। उसके बाद देखिए 2000 में बने थे 26, 27, 28। ये तो आप जानते भी होंगे, जनरली आपको याद होगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, कुछ करके हम याद कर सकते हैं, CUG कुछ। 26, 27, 28 ये बने थे 2000 में तीनों। और तेलंगाना बना था अभी हाल ही फिलहाल कुछ साल पहले। आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा तेलंगाना और इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। ये कब फाउंड हुआ था? 2014 में। अब हमारे देश में कितने राज्य हैं? अभी 28 स्टेट हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसके बाद एक राज्य की संख्या घट गई है। 28 क्या रह गए हैं? राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन देखिए थोड़ा इसमें है, लेकिन जो गोवा का स्थापना दिवस को मनाया जाता 30 मई 1987 को, लेकिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। अब देखिए गोवा के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक जी। गोवा के CM का नाम प्रमोद सावंत और कैपिटल क्या है यहाँ की कैपिटल है पणजी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए G7 समिट में इंडिया समेत किन अन्य देशों को शामिल करने की मांग उठी है? तो G7 समिट, G7 क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। G7 जो मोस्ट एडवांस इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे विश्व की, उन देशों का समूह है। इसमें कितने कंट्री आते हैं? 7 कंट्री आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। उस समय ये G7 नहीं, ये G6 था। और इसमें आने वाले कंट्री कौन कौन से थे? USA, UK, जर्मनी, जापान, इटली,
देखिए इसके बाद यह स्टार्टिंग में 1975 में किस नाम से फाउंड हुआ था, यह G6 नाम से फाउंड हुआ था, लेकिन वो एक साल बाद ही 1976 में इसमें कनाडा को शामिल कर लिया गया था और इसको G7 बना दिया गया था। तथा वर्ष 1998 में रशिया को भी शामिल करके यह 2014 तक G8 के नाम से जाना गया। लेकिन जब रशिया ने क्रीमिया पे अपना एनेक्सेशन किया था, यूक्रेन के जो हिस्से वाला क्रीमिया था, उसके बाद G7 से रशिया को हटा दिया, G8 से रशिया को हटा दिया गया था तथा यह बाद में क्या बन गया था, यह G7 बन गया था। अभी इसका जो अभी देखते हैं करंट कंटेक्स्ट क्या है। देखिए G7 का समिट होने वाला था कहाँ पे, USA में, लेकिन USA के प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। क्या बोलते हुए कि जो G7 है ना वो आउटडेटेड हो चुका है, इसमें कुछ दूसरे कंट्रीज को शामिल किया जाना चाहिए और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली सितंबर या उसके बाद में दोबारा से G7 या जो भी नया ग्रुप फाउंड होगा उसका समिट आयोजित किया जाएगा। अब देखिए उन्होंने 4 देशों का नाम लिया है इसमें शामिल करने के लिए, ताकि ये G7 से G11 बनाया जा सके। और ये 4 देश कौन है, सबसे पहले इंडिया, उसके बाद साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा रशिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि G7 को चेंज करके G11 बना दिया जाना चाहिए और ये जो कंट्रीज हैं ये भी अपना इम्पोर्टेंट भूमिका इस विश्वव्यापी जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप है इसमें डिसीजन ले सकें। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी के ये जितने भी प्रयास हैं ये वो अपनी पॉलिटिक्स को एक तरह से चमकाने के लिए कर रहे हैं, ताकि अब उनको अपने देश में उनका काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने में उनकी रणनीतियाँ थी वो काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हो पाई। और इसके साथ साथ वह यह दिखाना चाह रहे हैं कि वह चाइना को पनिश करना चाहते हैं और चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप खड़ा करना चाहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है। देखिए यस बैंक ने अभी हाल फिलहाल ही डिश टीवी में अब हिस्सेदारी खरीद लिया, वहाँ की इक्विटी खरीद लिया। कितने परसेंट, लगभग 25% जो शेयर हैं वो यस बैंक ने खरीदे हैं। तो आप ये याद रखिए क्योंकि इस साल यस बैंक काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके बाद हम कुछ बैंक्स हैं जो प्रमुख बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर तथा टैगलाइन देख लेते हैं। देखिए मोस्टली जो भी बैंक है ना उनके हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है। क्योंकि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एसबीआई की जो टैगलाइन है वो, इनकी बहुत सारी टैगलाइन है, उनको आप देख लीजिए। एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे इम्पोर्टेंट बैंक भी है, इसलिए इसकी टैगलाइन हम एक बार देख लेते हैं, आपके माइंड में ये रहेंगी। सबसे पहले टैगलाइन क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। इनकी दूसरी टैगलाइन क्या है, विद यू ऑल द वे, आपके साथ हर रास्ते पर। उसके बाद है ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन, एक आम आदमी का बैंक। द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय का बैंक। और द नेशन बैंक ओनर्स, राष्ट्र का बैंक एक तरह से। उसके बाद देखिए यस बैंक के है, यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका जो इनकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। यस बैंक की टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। कोटक बैंक की हेडक्वार्टर इनका भी मुंबई है और इनकी है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है कोटक बैंक की, कोटक बैंक की लेट्स मेक मनी सिंपल। उसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक, प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक तथा अपने अच्छी रणनीतियों के कारण इसने काफ़ी अच्छा मैनेज किया। जब बैंकों की NPA नेगेटिव में जा रही थी तो एक HDFC बैंक ऐसा अकेला खड़ा था जिसने नेट मुनाफा कमाया, क्योंकि अपने गवर्नेंस की वजह से और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। इनकी टैगलाइन क्या है HDFC बैंक की, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए ये आप याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में बीच बीच में इनको भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्टों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में FDI में 18% की वृद्धि हुई। पिछले साल कुल FDI कितना हुआ था। देखिए अभी जो FDI में 18% की वृद्धि हुआ और यह FDI 2019 वित्त वर्ष में कितना आया है, यह री इन्वेस्टेड FDI है और यह भी हो गया $73.4 बिलियन। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है एज कम्पेयर टू ईयर 2018-19। देखिए FDI क्या होता है।
भारत से बाहर का कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति जब भारत में व्यक्ति या कंपनी भारत में डायरेक्टली कोई कंपनी खोलती है या किसी कंपनी में पैसा लगाती है यानी निवेश करती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एफडीआई। अब एफडीआई दो प्रकार का होता है। एक तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति है इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। एक मिनट देखिए, एक एफडीआई होता है ग्रीन फील्ड, एक होता पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं या इसको ब्राउन फील्ड भी बोला जाता है। क्या ब्राउन फील्ड? ग्रीन फील्ड में क्या होता है, कोई भी जो विदेशी व्यक्ति है वो डायरेक्टली भारत में नई कंपनी खोलेगा। क्या करेगा, वो यहाँ आके अपना पैसा लगाएगा और डायरेक्टली न्यू कंपनी खोलेगा। अगर न्यू कंपनी कोई नया व्यवसाय खोलता है तो वो क्या है, ग्रीन फील्ड एफडीआई। और अगर कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप देखिए जैसे टाटा कंपनी है, टाटा का कोई बाहरी व्यक्ति है वो आकर टाटा में कुछ परसेंट इसके शेयर खरीदता, 10% शेयर खरीद ले यानी यहाँ पे इन्वेस्ट किया 10% शेयर खरीद के, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको पोर्टफोलियो या ब्राउन एफडीआई बोलेंगे। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 70% हिस्सेदारी खरीदी। देखिए एग्जिस्टिंग कंपनी थी कौन सी, फ्लिपकार्ट, और वॉलमार्ट ने आके क्या किया, वॉलमार्ट ने 70% हिस्सेदारी खरीदी। एफडीआई किया, उन्होंने निवेश किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, लेकिन वो कौन सा माना जाएगा, वो पोर्टफोलियो या ब्राउन एफडीआई माना जाए। ग्रीन में क्या, ग्रीन में 100% टोटली न्यू कंपनी खोलनी पड़ेगी किसी भी बाहरी व्यक्ति को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया। देखिए रविशंकर प्रसाद जी, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उसके साथ साथ ये कानून मंत्री हैं और ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने पहला नेशनल एआई पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल से क्या होगा, इस पोर्टल से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाने में, उसको विकसित करने में मदद मिलेंगी। जो स्टार्टअप हमारे देश में बढ़ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहते हैं, उन ऐसे स्टार्टअप को मदद की जा सकेगी ताकि भारत अगले कुछ वर्षों में एआई के क्षेत्र में अग्रणी देश बन सके। इसके साथ देखिए जो MEITY है उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर थे, न्यूज़ में थे, उनको देख लेते हैं। देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही PAI चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया, NPCI ने। NPCI क्या है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी और ये किसके अंतर्गत आता है, यह MITI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यह जो चैटबॉट है यह क्या काम करता था, यह जो NPCI के प्रोडक्ट है जैसे IMPS, रुपे, फास्टैग, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर को देने के लिए इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद देखिए जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको भी किसने लॉन्च किया है, MITI ने। MITI मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक बात याद रखिए, आरोग्य सेतु ऐप से एक दूसरा ऐप था पहले लॉन्च किया था, उसको क्या बोला गया था, कोरोना कवच। लेकिन जो आरोग्य सेतु ऐप है ये उसी का क्या अपडेटेड वर्जन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए अरुण सिंघल जी को FSSAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद उसके साथ देखिए जो अरविंद सक्सेना जी है ये UPSC के अध्यक्ष है और मनोज आहूजा जी, इनको हाल ही फिलहाल CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देखिए FSSAI ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत उनके जो कानून होते हैं किससे, फूड के प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको भी ये रेगुलेट करता है। FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिलों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। देखिए बेसिकली FSSAI को किस लिए बनाया गया था, क्योंकि पास्ट में ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते थे कि जो खाने वाले प्रोडक्ट होते थे उनमें मिलावट की जाती थी। अब उस मिलावट को रोकने के लिए या उनमें कुछ ऐसा कंटेंट यूज कर दिया जाता था जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता था। इसीलिए अब 2011 में FSSAI फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। अब अगर किसी भी कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट खोलना है
या नया प्रोडक्ट बाज़ार में उतरना है तो उससे पहले FSSAI से टेस्टिंग करवानी पड़ती है और तकरीबन 700 से 800 इसके सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद ही किसी कंपनी को उस खाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसका बिक्री की अनुमति दी जाती है। और FSSAI है जो इसके साथ साथ यह क्या करता है, जो राज्य, जिले एवं ग्राम पंचायत हैं उन पे जो खाद्य पदार्थ हैं यानी खाने की चीज़ें हैं उनके उत्पादन और बिक्री के मानक भी यानी क्या स्टैंडर्ड अपनाए जाने चाहिए ये भी डिसाइड करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जारी सूची के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है। देखिए रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, ये टेनिस के प्लेयर हैं और काफ़ी समय तक ये नंबर 1 रहे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये दूसरे नंबर पर हैं। ये फुटबॉल के खिलाड़ी पुर्तगाल से आते हैं। अर्जेंटीना से आने वाले लियोन मेसी ये भी फुटबॉलर हैं। लियोन मेसी, आपने ये तीनों नाम पक्का सुने, चारों नाम सुने होंगे। ये 3rd नंबर पर आते हैं किस मामले में, कमाई मामले में। ये रिपोर्ट किसने जारी किया, फोर्ब्स पत्रिका। और विराट कोहली इकलौते भारतीय हैं जो फोर्ब्स पत्रिका में जिनका नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वह किस व्यवसाय से संबंध रखते थे। देखिए बेजान दारूवाला ये एक बहुत ही फेमस ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे और अब इनका देहांत हो गया है। इनिशियली न्यूज़ में आता कि कोरोना से इनका देहांत हुआ, लेकिन बाद में इनके पुत्र ने इस चीज़ को मना किया कि नहीं, वो पहले ये सोचते, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इसलिए उनको अभी उनका देहांत हो गया। देखिए ये बेजान दारूवाला काफ़ी फेमस व्यक्ति थे। इनके आर्टिकल्स, इनके द्वारा बताई गई चीज़ें न्यूज़पेपर व न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाई जाती थी। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यह समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।